गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। माई सेल्फ प्रियेश कुमार पांडे। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं यूथ क्लासेस में अभी नया ज्वाइन किया हूँ। सर का बहुत हृदय दिल से मैं स्वागत करता हूँ कि मुझे उन्होंने आपके लिए हमें समय दिया, कि हमें बुलाया कि मैं आपको टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा सकूँ। तो आज जो विषय मैं पढ़ाने वाला हूँ, आज का जो विषय है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल है। जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो गेट है, एसएससी जेई है, पंजाब जेई है, बिहार जेई, आरआरबी जेई है, जितने भी जेई, यूपीपीसीएल जेई है, जितने भी एग्जामिनेशन जेई के आए हुए हैं या उससे रिलेटेड जितने भी टेक्निकल एग्जाम आए हुए हैं, उसके क्वेश्चंस को आज देखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। और विथ एक्सप्लेनेशन हम एक हर एक क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट क्वेश्चंस है यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा है कि व्हाट विल बी द करेंट रिलेशनशिप इन टाइम डोमेन फॉर कैपेसिटिव सर्किट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन जब भी एग्जाम में जाना है तो ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चंस का दिया हुआ है रिलेशंस, द करेंट रिलेशन इन टाइम डोमेन में पूछ रहा है। करेंट का रिलेशनशिप इन टाइम डोमेन में पूछ रहा है फॉर कैपेसिटिव सर्किट के साथ में। तो हम जानते हैं कि आई सी इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी हुआ करता है, और इसको हम बोल सकते हैं आई सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी बाई डी टी हुआ करता है। इस और हमसे पूछा जा रहा है करेंट रिलेशनशिप इन टाइम डोमेन। इसका मतलब है डी बाई डी टी, डी अपॉन डी टी क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम डोमेन को आपको। तो इसलिए हम चार ऑप्शंस को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आई टी इजक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, अगेन सी डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर, आई टी सी इजक्वल टू सी इंटीग्रेशन ऑफ टी वी ऑफ टी प्लस वी आई ऑफ जीरो, एंड आई ऑफ टी इजक्वल टू सी जीरो ऑफ टी वी ऑफ टी। तो हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से हमने एग्जामिनेशन में देखा, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारे पास बहुत ही कम समय मिलता है, इसलिए हमको चारों ऑप्शंस को देखने पड़ते हैं। तो हम पहले इसके ऑप्शंस को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर कितना है हमारा 2 है। तो कभी भी वोल्टेज और करंट का रिलेशंस में ऑर्डर 2 नहीं आया करता है, कभी भी वो नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बी जो है कैंसिल हो गया। अगेन यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन आया है वो इनिशियल्स कंडीशंस के कारण से आया है। जब भी कोई इनिशियल कंडीशंस दिया रहे तभी भी वो फुलफिल नहीं होता है। तो हमने दो ऑप्शंस को हटा दिए, एक ऑप्शन बी और दूसरा ऑप्शन सी, क्योंकि बी ऑप्शन में ऑर्डर जो है 2 है और सी ऑप्शन में जो इनिशियल कंडीशंस पहले से दिए हुए हैं इसके लिए हमने हटा दिया है। लेकिन हमने बोला कि आईसी और वी के बीच में डिफरेंशियल रिलेशन होता है, ना कि इंटीग्रल रिलेशन होता है, इसलिए हमेशा डिफरेंशियल रिलेशन के होने के कारण से इस ऑप्शन को भी हमने हटा दिया। तो हमारे पास जो फाइनल ऑप्शन बचा है वो बचा है आई टी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी टी। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है उसने कि करेंट रिलेशनशिप इन टाइम डोमेन फॉर अ कैपेसिटिव सर्किट। अगेन आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि अगेन क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन, ऑल्सो पूछ सकता है कि कैपेसिटिव सर्किट इज फॉलो द ओम्स लॉ और नॉट। ऐसा भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमेशा रहेगा कि ओम्स लॉ, हमेशा ओम्स लॉ फॉलो बाई कैपेसिटिव सर्किट, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फॉलो बाई कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट द्वारा ओम्स लॉ को फॉलो किया जाता है। अगेन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये यूनिडायरेक्शनल को शो कर रहा है या बाई डायरेक्शनल एलिमेंट को शो कर रहा है। तो जब भी ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो हमारा एलिमेंट भी कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स है वो जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो हमेशा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल हुआ करता है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन पूछ सकता है क्वेश्चन, आपसे पूछ सकता है कि ये क्या एलिमेंट
यूनिलेटरल है या बाईलेटरल है। तो तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी आ सकता है कि जो कैपेसिटिव एलिमेंट होता है ऑलवेज भी बाईलेटरल एलिमेंट। कैसा होता है वो? बाईलेटरल होता है। तो 3 आपके पास में और भी ऑब्जेक्टिव बन चुके हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, करेंट रिलेशन इन टाइम डोमेन फॉर कैपेसिटिव सर्किट के लिए IT = C dV/dt। अगेन क्वेश्चन सेकंड बनता है कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है या नहीं। तो यस, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अगेन जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो ऑर्डर कितने होते हैं? तो आपके ऑर्डर जो होते हैं वो कितने होते हैं? ऑर्डर ऑलवेज भी 1। जो भी एलिमेंट्स आपके ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो वो कितने ऑर्डर के होते हैं? ऑर्डर 1 के होते हैं। अगेन क्वेश्चन आएगा कि कैसा एलिमेंट्स होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं? बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स होते हैं। अगेन आपके पास क्वेश्चन आएगा कैस यूनिलेटरल है या बाईलेटरल है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाईलेटरल एलिमेंट्स होते हैं। तो इससे आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके होते हैं ओम्स लॉ, दूसरा बाई डायरेक्शनल, थर्ड क्वेश्चंस ऑर्डर, फोर्थ क्वेश्चन आपके बाईलेटरल एलिमेंट। तो एक क्वेश्चन से आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें तैयार हो जाते हैं। अगेन हम दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पर। अगेन देखते हैं, लिखा हुआ है कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एसी सोर्स कनेक्टेड टू अ प्योर कैपेसिटर इज डबल देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लिखते हैं 1/ओमेगा c। इसको आगे और भी लिख सकते हैं 1/2πf/c। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने f लिया है f1, अब उस फ्रीक्वेंसी को हम 2f1 कर देते हैं तो xc पर क्या फर्क पड़ेगा? xc पर क्या फर्क पड़ेगा यदि इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल देन प्रीवियस वैल्यू। फिर हिंदी में समझ बताते हैं कि यदि पहले वाले वैल्यू से दूसरे वाली वैल्यू को हम डबल रख देते हैं तो उस कंडीशंस में आपका आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसा होगा उसे बताना है। तो जब भी आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस डबल होता है तो इसका मतलब है रिएक्टेंस आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स कनेक्टेड टू अ प्योर कैपेसिटर इज डबल देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी डबल। रॉन्ग, डबल तो नहीं होगा क्योंकि वो हाफ हो जाएगा, डिक्रीज बाई हाफ। इसका मतलब क्या है? आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया है। थर्ड गलत और चौथा भी गलत। अगेन इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा रिलेशन है। तो आप बताएंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन है वो आपका इन्वर्सली रिलेशन है और ग्राफ जो आपके आएंगे वो कैसा आएगा? हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। इसलिए जो XC और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ आता है कैसा आता है? आपका हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। हाइपरबोलिक ग्राफ हाइपरबोलिक ग्राफ आता है तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन XC एंड फ्रीक्वेंसी इज। तो आपके पास ऑप्शन लिखा रहेगा पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, अगेन आपको स्ट्रेट लाइन और नॉन ऑफ दी अबव। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको दिखाना है वहां पर कैसा कि आपके ऑप्शन में जब हाइपरबोलिक आएगा तो आपको ऑप्शन में क्या देना है? हाइपरबोलिक। अगेन आपको क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चंस में, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इज चेंज। सपोज यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी को चेंज ना करके वो कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर दे। इफ सी इज चेंज, यदि सी आपका चेंज होता है तब भी आपका XC का वैल्यू चेंज होगा। सी कैसे चेंज होगा? यदि सी को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं तो XC बढ़ता है और सी को घटाते हैं तो आपका XC भी घटता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि कैपेसिटेंस की वैल्यू को यदि हम बढ़ाते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस
पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि उसको हम बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाएगा, यदि कैपेसिटेंस को घटा देते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका बढ़ जाएगा। ये आपका एक रिलेशंस दिखाई देता है। अगेन आपसे क्वेश्चन पूछता है एसी सोर्स, तो आपको मालूम होना चाहिए जब भी कोई एसी सोर्स दिया रहता है या तो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज दिया रहेगा या तो इन द फॉर्म ऑफ करेंट, और जब भी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज दे या तो इन द फॉर्म ऑफ करेंट दे तो उसमें हमेशा किस में रिप्रेजेंट करता है, टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करता है। वोल्टेज को भी टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करता है और करेंट को भी टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम लिखते हैं v ऑफ t इक्वल टू vm साइन ऑफ ओमेगा t। v ऑफ t को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। v ऑफ t को क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा इक्वेशन दे करके और कहेगा कि बताइए, चार ऑप्शन दिया जाएगा कि v ऑफ t क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि v ऑफ t जो है आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ऑप्शन में दे देगा v ऑफ t, फर्स्ट ऑप्शन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सेकेंड ऑप्शन आपका पीक वैल्यू, थर्ड ऑप्शन आपका नॉर्मल वैल्यू और फोर्थ ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दी अबव। तो आपको हमेशा देख के बताना है कि v ऑफ t आपका कैसा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अगेन आपका Vm क्या है, पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, पीक और कैसा वैल्यू है, पीक और मैक्सिमम। तो ये हमारा v ऑफ t इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा t क्या बताता है, बताता है आपका AC सोर्स। तो सोर्स ऑफ AC कैसे हो सकते हैं, वोल्टेज हो सकते हैं और करेंट हो सकते हैं, किसके फॉर्म में, ऑलवेज इन टाइम। लेकिन आप पूछेंगे कि सर टाइम में क्यों आपने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर आप दूसरे फॉर्म में लिख दीजिए, हमें m चाहिए, n चाहिए, p चाहिए, q चाहिए, ऐसे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने t ही यहाँ पर क्यों लिखा है, आप मुझे a लिखिए, b लिखिए, c लिखिए, d लिखिए, e लिखिए, आप क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों आप t लिख रहे हैं। हम बच्चे इसलिए t लिखना चाहते हैं क्योंकि जब भी हम इसे ड्रॉ करते हैं तो x एक्सिस में टाइम लेते हैं और y एक्सिस में या तो वोल्टेज लेते हैं या तो करंट लेते हैं। और t, जब टाइम के साथ हम t को, यहाँ t का मतलब है आपका टाइम, और टाइम को x एक्सिस में जब हम लगते हैं और y एक्सिस में वोल्टेज और करंट लिखते हैं तो वो दर्शाता है कि वोल्टेज और करंट आपका समय के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, वो बढ़ रहा है, घट रहा है या जीरो हो रहा है, उसका बर्ताव समय के साथ इस ग्राफ को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पर हम ना तो ए लिख सकते हैं, ना तो बी लिख सकते हैं, ना तो सी लिख सकते हैं, अथवा और भी कुछ नहीं लिख सकते हैं। सो यहाँ पर केवल हम जो लिख सकते अल्फाबेट वो है टी, और टी आपको यहाँ पर एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब भी कोई सोर्स एसी लगा रहता है तो उसमें हम हमेशा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमेशा एसी सोर्स जो होता है टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है, टाइम के अकॉर्डिंग घटता है, उसकी मैग्नीट्यूड जो होती है हमेशा बदलते रहती है समय के साथ, कभी भी वो कांस्टेंट नहीं रहता है। डीसी और एसी में यही फर्क है कि डीसी जो हम देते हैं वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, लेकिन जो हम एसी देते हैं वो हमेशा टाइम के साथ चेंज होते चला जाता है। और हम जानते हैं ही दुनिया परिवर्तन पे टिकी हुई है, समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है। 1990 में जो टीवी हम देखते थे आज वो टीवी हम नहीं देखते हैं, बहुत सारे फीचर्स में बदलाव आते हैं। 1990 में हम किताबें पढ़ते थे, आज हम पीपीटी पढ़ते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ता है, समय के साथ हर चीज़ बढ़ता है, समय का ही इम्पोर्टेंस है। तो समय जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे हर चीज़ की वैल्यू बढ़ते जाती है। समय के साथ कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं है जो परिवर्तित नहीं होता है। तो एसी भी आपका समय के साथ परिवर्तित होता है, इसकी वैल्यू जो है वोल्टेज में रहे तो वो भी बढ़ता है समय के साथ, और समय के साथ कभी कभी घटता भी है। जैसे बोला जाता है कि जीवन परिवर्तन का नाम है, कभी उसमें सुख आएंगे तो कभी वो दुख आएगा। जब हम तैयारी में जुटते हैं तो कभी हम सफलता क्षण भर में पा लेते हैं और कभी सफलता को पाने में बहुत समय लग जाता है, जिसमें कभी कभी हमें निराशा भी आती है, क्या हम सफल हो पाएंगे या नहीं सफल हो पाएंगे। तो जैसे
आपका एक एसी का ग्राफ है, वो एसी का ग्राफ है, जैसे ये बढ़ा और फिर ये घट गया। तो शुरुआत हम जब 0 से शुरू करते हैं तो हम जल्दी से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो कोई यहाँ पर आने के बाद तुरंत अचीव कर पाता है, लेकिन हम जैसे ही अपने हाथ से ऐसे छूटा तो हम धीरे धीरे ये 0 पे अगेन आते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर इस माइनस में आते हैं, फिर प्लस में आकर के हम सफल होते हैं। हमारे में सफलता निश्चित है, क्योंकि समय के साथ हम उस जगह पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि ये ग्राफ और इसी दर्शाता है कि कोई भी चीजें ऐसा नहीं है जो घटती है वो बढ़ती नहीं है। जो चीजें बढ़ती है वो भी घटती है, और जो चीजें घटती है वो भी बढ़ती है। वो धन हो तो भी बढ़ेगी, वो संपद हो वो भी बढ़ेगी। जो भी जीवन में सुख और दुख है वो जो आता है वो हमेशा बदलाव के रूप में आता है। यदि सुख है तो दुख आएगा ही, जो दुख है वो सुख आएगा ही। यही एसी आपको यहाँ पर बताता है कि यदि वोल्टेज मैक्सिमम पर है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फिर से निगेटिव पे ना आए। यदि वो निगेटिव है तो फिर से वो पॉजिटिव पे ना आए, ऐसा संभव नहीं है। इस बार आपकी सफलता हो ना हो, अगले बार सफल जरूर होगे, क्योंकि ये ग्राफ दिखाता है कि सपोज यहाँ पर आप असफल हो गए तो अगला प्रयास में जरूर आप सफल होगे, क्योंकि आपके समय के साथ आप उस जगह पे जरूर पहुंचोगे। आगे का क्वेश्चन देखें, यहाँ लिखा हुआ है द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज मेजर इन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे V हम लिखते हैं, V क्या है आपका वोल्टेज है, I क्या है आपका करेंट है, और P क्या है आपका पावर है, और E क्या है आपका एनर्जी है। तो हमें निकालना है द यूनिट ऑफ पावर P इक्वल्स टू V इंटू आई। इसका मतलब हो गया V फॉर वोल्टेज, I फॉर करेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पेयर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका यूनिट हमेशा हम लिखते हैं वाट। और एनर्जी को जब भी कोई कैलकुलेट करने के लिए आए तो P को हम जब टाइम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एनर्जी आता है, और एनर्जी की यूनिट होती है आपको ये आपका ये एक छोटा सा सारे में मैंने लिख दिया है। V है आपका वोल्टेज, जिसको V से हम निकालते करेंट, एम्पेयर से निकालते हैं, R आपका रेसिस्टेंस है, जिसको हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जो आपका आंसर है ये डी हो गया। ये रॉन्ग है, क्योंकि ये यूनिट है आपका एनर्जी का न्यूटन मीटर। ये इलेक्ट्रिक न्यूटन मीटर आपके मैकेनिकल में चले जाएंगे, और वाट सेकेंड भी आपका यूनिट हो जाएगी एनर्जी की। इसलिए ये तीनों आपका रॉन्ग हो गया, और डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो गया। तो बच्चों आपको एक मैं किसी परीक्षा में आए हुए निबंध का शीर्षक सुनाना चाहता हूँ। वो शीर्षक है हम अपने चारों ओर समुद्र से घिरे वर्षा पानी से नहीं डूबते हैं, हम तब डूब जाते हैं जब उसमें हम समा जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि परिस्थितियां हमें नहीं डुबा सकती है जब तक से हम उसमें ना डूब जाए। इसका मतलब यही हुआ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन में हमने दृढ़ कर लिया है, दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो जरूर हम सफल होंगे, इतना हमें विश्वास है। बचपन में हम संगीत भी गाते रहते थे कि हम संगीत के भी गाते रहते हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। इसका मतलब है कि मन में यदि विश्वास है आपके तो जरूर एक दिन आप कामयाब होगे, सफल होगे। तो मन का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि परीक्षाएं आती है, निराश करती है, सफलता दिलाती है, कुछ को असफलता दिलाती है। निराशा में ही आशा का खोज करना ही ये जीवन है। जो व्यक्ति ने निराशा में आशा को खोज लिया है वही जीवन को पार कर पाया है। इसलिए लोग कहते हैं कि कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हम अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन है वाइंडिंग इन अ वायरवुड रजिस्टर इज मेड अप ऑफ अ। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको होगा क्रोमियम कोबाल्ट।
तो ऑप्शन नंबर डी आप देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन डायरेक्ट डी। आगे का क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पर क्या है, कैपेसिटेंस। तो C इक्वल्स टू आपको मालूम है एप्सिलॉन नॉट ER A अपॉन D। ये क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो हम इसलिए इसको हम लिख सकते हैं C इक्वल टू A अपॉन D, ऐसा हम लिख सकते हैं डायरेक्टली लेकर, क्योंकि ER जो है R4 रिलेटिव हुआ करता है, और एयर को जब लेते हैं, एयर यहाँ लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाती है आपको 1। इसलिए आपको बहुत बार देखने को मिलता होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D इसकी वैल्यू लिखी जाती है, क्योंकि ER की वैल्यू को आप हमेशा 1 ले लिया करते हैं। इसका मतलब हमने देखा कि जो कैपेसिटेंस है वो आपके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट। A4 area of a plate and D is represented by distance between the plate, distance between the plate। इसका मतलब है कि दो हमने ये कैपेसिटर लिया है, इस कैपेसिटर पर दो प्लेट है A और B, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या है आपका D है, और उसकी एरिया जो है आपका क्या है, ये A है। इसका मतलब है कि जब हम एरिया को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है आपका क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और एरिया को घटाते हैं तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा। लेकिन डी को बढ़ाते हैं आपका तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। तो लिखा हुआ है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, टाइप्स ऑफ मेटल यूज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट मीन्स डी, मतलब इसका ये हो गया कि किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके डी पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इसलिए आपका आंसर जो हो गया आपका फर्स्ट हो गया कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। आगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपके कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड 0.8 जूल फॉर एवरी मिली कूलम ऑफ चार्ज दैट इज डेलीवर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देखिए, आपको पहले कैलकुलेट क्या करना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और आपको क्या दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है 0.6.8 जूल। इसका मतलब है आप पहले लिखिए 6.8 जूल, आपने एनर्जी लिख लिया है, और आपको लिखा हुआ है यहाँ पर मिली कूलम चार्ज। इसका मतलब है क्यू आपको कितना दिया हुआ है, जब दिया हुआ एवरी मिली कूलम, इसका मतलब एवरी मतलब 1, इसका मतलब है कितना हो गया, मिली मतलब 10⁻³ कूलम। और आपके पास क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है V। तो आपका डायरेक्ट इक्वेशन होता है E इक्वल्स टू Q इंटू V। तो हम यहाँ से लिखेंगे V कैलकुलेट करना है तो E अपॉन Q। तो हमने यहाँ से क्या लिखा, V इक्वल्स टू E आपकी वैल्यू क्या हो गई 6.8 अपॉन 1 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू क्या हो गई 6.8 10⁻³ इसका मतलब हमको क्या आ गया 6.8 किलो वोल्ट। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, आप देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन 6.8 किलो वोल्ट, तो आप फर्स्ट ही ऑप्शन आपका मिल गया, इसलिए आपको बार में बी, डी और सी देखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों परीक्षा में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम परीक्षा जब देते हैं तो बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में छोटी छोटी मिस्टेक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर मिली नहीं पढ़ते हैं, मिली की जगह पे हम केवल कूलम पढ़ लेते हैं। अगेन हम 10⁻³ ना रख करके केवल 1 करके चले आते हैं। तो पहला जो हमारे से मिस्टेक होने की जो संभावना है वो होती है कि हम मिली को ध्यान में नहीं रखते हैं। सेकेंड, हम 10⁻³ करना भूल जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। थर्ड, हमारे पास सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हमें क्या निकालना है हमें मालूम ही नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ नोट में लिख देंगे, जब भी एग्जाम करने जाएंगे ऐसे हम गिवन लिख देंगे। जब हम गिवन लिखेंगे तो इजिली हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें
क्या निकालना है, जिससे कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन देने में हमें दिक्कत ना हो और हमारा कैलकुलेशन कोई भी मिस्टेक ना हो। तो बच्चों आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुए होंगे, नहीं नहीं हुए होंगे। तो परीक्षा के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मैंने भी बहुत सारे परीक्षा दिए हैं और बहुत सारे परीक्षा में सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है कि हम परीक्षा में छोटे छोटे सिली मिस्टेक उस क्वेश्चंस को कर देते हैं जो सबसे सरल सवाल हुआ करता है। और जब हम परीक्षा में जब हम सफलता के सबसे नजदीक हुआ करते हैं, निकट हुआ करते हैं, तो असफल होने का मेन कारण है कि हम वो प्रश्न को गलत कर देते हैं जिस प्रश्न में हमको आते हुए भी छोटी सी छोटी कैलकुलेशंस को हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं या अच्छे से हम कैलकुलेशन को हल नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम उस प्रश्न को गलती ना करें जो प्रश्न आपको पहले से आता हुआ हो और सरल हो, क्योंकि परीक्षा में हम ही केवल नहीं बैठे हुए हैं, हजारों विद्यार्थी बैठे हैं, हजारों विद्यार्थियों के सपने वहां पर हैं, हजारों विद्यार्थियों के साथ उनका परिवार है, उनके माता पिता हैं, उनके भाई बहनें हैं, तो सारे लोगों का वहां पर आशीर्वाद है। सारे लोग सीटें कम है, सीटें एक फिक्स है, लेकिन सपने सबों का एक ऊंचा है। तो वो सीटों में सफल वही होंगे जिनका कैलकुलेशन सबसे मजबूत होगा और जो सावधानी से वहां पर छोटे छोटे चीजों को पढ़े होंगे। ये परीक्षा में हम सावधानी, जैसे हम लिखते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही यदि हम ये छोटे छोटे चीजों में सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना घट जाएगी। दुर्घटना घटने का मतलब है कि मुझे सपोज 100 नंबर चाहिए, मेरे 99 नंबर आए हैं और मैं 1 नंबर नहीं ला पाया, इसका मतलब है मैं असफल हो गया। तो कि परीक्षा का मतलब ही होता है कि 100 है तो 100 हो या 101 हो, तभी आप सफल होंगे। 99 पर होने का भी मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप एक असफल हो। तो इस छोटे छोटे चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे का क्वेश्चन हम पढ़े, लिखा हुआ है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो हमें इसे ऑप्शन वाइज निकालना है। अभी आपको मैंने बोला कि एनर्जी की यूनिट होती है आपको जूल। जब हमने बोला है कि एनर्जी की यूनिट होती है जूल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्शन में न्यूटन और न्यूटन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी आपका कैंसिल हो गया। तो आपको ऑप्शन भी हटाने के लिए आना चाहिए। जब जब आपके पास 2 ऑप्शन हट गए हैं, इसका मतलब है आपके पास कौन से ऑप्शन बचे हैं? 2। और 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, अब 2 में से आपको एक को हटाना है। अब लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर वर्क जूल और यहाँ पर भी क्या है? जूल। तीसरा क्या है? आपको वॉट और दूसरा क्या है? जूल। अब आपको डिफरेंस किस में देखना है? जूल और वॉट में। तो पी क्या होता है? इसका यूनिट वॉट होता है। तो ये तो नहीं हो सकता है, और ये यहाँ पर है वर्क, तो वर्क है तो वर्क की यूनिट कितनी होती है? वो होगी जूल। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। तो आपको समझ में आएगा होगा कि हमने इसे ऑप्शन से कैसे हटाया है। इसे हटाने का एक ही तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसे ऑप्शन से हटाएं। तो हमने ऑप्शन में क्या देखा कि जो एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में हमारी जो यूनिट है एनर्जी की दी गई है जूल, लेकिन सी और डी में क्या दी हुई है? न्यूटन। न्यूटन, तो सी और डी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अगेन आपके पास में आया ऑप्शन नंबर ए में कि यूनिट ऑफ वर्क इज वॉट और यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की यूनिट होती है, और पावर और आपका वर्क सेम नहीं हो सकता है। इसलिए आपकी जो ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन दिया हुआ है जूल, तो यूनिट ऑफ वर्क इज जूल और यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। इसलिए आपकी जो ऑप्शन नंबर 3 है वही सही है, अन्यथा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी और डी आपका जो है वो रंग है। आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे इसे इलिमिनेट किया है ऑप्शन से। ऑप्शन को देख करके भी बहुत सारे प्रश्न को इलिमिनेट और इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को हमें पढ़ने की जरूरत है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2 कैपेसिटर है ए और बी, कनेक्टेड कैसे हैं? सीरीज में। एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। कितना वोल्ट अप्लाई किया गया है? 200 वोल्ट। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है,
पेज आपको रफ बना देना है वहां पर। 200 वोल्ट आपने ए और बी कैपेसिटर के क्रॉस में लगाया है और ए के क्रॉस में कितना वोल्टेज आ रहा है आपका 60 वोल्ट। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि दिस पीडी इज इंक्रीज बाई 80 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये जो 60 था अब उसको हमने कितना कर दिया है 80 वोल्ट कर दिया है। और 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ बी। ये बी है, इसके पैरेलल में हमने एक और कैपेसिटर जोड़ दिया है जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड। तो बोल रहा है कैलकुलेट करिए कैपेसिटेंस ऑफ बी। तो ये कैपेसिटेंस बी जो है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। फिर से इस क्वेश्चन को हम दोहराना चाहेंगे, आप ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है कि दो कैपेसिटर है जो कनेक्टेड हुआ करता है सीरीज में। तो दो कैपेसिटर यहाँ मान लीजिए क्या नाम है सी ए और सी बी। ये ए है और बी, ए कैपेसिटर और बी कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू है सी ए और दूसरे का कैपेसिटेंस की वैल्यू है सी बी। हमने कितना वोल्टेज दोनों के क्रॉस में अप्लाई किया है 200 वोल्ट। जब ए और बी के बीच क्रॉस में हमने जब 200 वोल्ट अप्लाई किया है तो ए के क्रॉस में जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना शुरू में आ रहा है 60 वोल्ट। लेकिन मैंने क्या किया बी के क्रॉस में एक पैरेलल में एक कैपेसिटर को जोड़ दिया है जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड। जैसे ही हमने 3 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर जोड़ा बी के क्रॉस में, इसकी वैल्यू जो 60 थी वो बढ़ के कितने हो गई 80। तो पूछ रहा है कि सी बी की वैल्यू बताइए। अब क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये तरीका ये है कि हम लिखेंगे कि ये मतलब वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर ए। वी का मतलब वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर ए। इसको निकालने का तरीका होता है टोटल वोल्टेज, वीटी मतलब टोटल वोल्टेज, इनटू कैपेसिटेंस ऑफ बी अपॉन सी ए प्लस सी बी। इसका मतलब है ऊपर में होगा जिसके क्रॉस में नहीं निकालना है, जिसका वोल्टेज यहाँ पर दिया है उसको ऊपर में नहीं लिखना है। यहाँ क्या हो गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ए इनटू इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस अक्रॉस बी अपॉन कैपेसिटेंस अक्रॉस ए प्लस कैपेसिटेंस अक्रॉस बी। इसका मतलब है क्या है कि सपोज यहाँ हमने दिया है ए और बी और यहाँ दिया हमने सी ए और सी बी। तो जब भी हमें यहाँ का वोल्टेज निकालना है वी ए, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जब भी वी ए निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, टोटल जो वोल्टेज दिया हुआ वी टी इसको लिखना है वी टी। ये यदि दिया हुआ है एक क्रॉस में तो इसको छोड़ना है, इसको लेना है और इसके क्रॉस में सी ए प्लस और सी बी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको इजिली समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ सॉल्व किया तो ये कितना दिया हुआ है 200, सी वी की वैल्यू कितनी दी हुई है कुछ भी नहीं, ऐसे ही छोड़ दो और सी ए और सी बी को ऐसे ही रहने दो। यहाँ कितना दिया हुआ है 60, शुरुआत में क्या दिया हुआ है आपको 60। हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर ले लिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई थिंक इसकी आंसर है 3.5 माइक्रोफैराड। आगे क्वेश्चंस आपको देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है द 10 ohm resistor is connected across a 12 volt battery. How much current flow through the resistor? अब देखिए इसमें कितना लिखा हुआ है 12 वोल्ट, जल्दी लिख देंगे हम सब भी। वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, रेसिस्टर की वैल्यू कितनी है 100 ओम, 100 ओम रेसिस्टर, आर की वैल्यू कितनी है 10 ओम। पूछ रहा आई कितनी है, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, इसकी मतलब हो गई 12/10, इसलिए कितना हो गया 1.2 एम्पियर। ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है 1.2 एम्पियर, इसलिए आंसर कितना हो गया 1.2। तो बहुत सारे प्रश्न आपको बहुत सरल मिलेंगे, कुछ बहुत सारे प्रश्न आपको थोड़ा कठिन मिलेंगे। तो प्रश्न जो परीक्षा होती है उसमें सफलता का सबसे बड़ी कुंजी होती है कि हमें वो देखना पड़ता है कि हमें किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको समझ में आ रहा है।
तो हमको देखना पड़ता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, तो आपको इजिली वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आया। तो जो मैं बोलना चाह रहा था वो बोलना चाह रहा था कि जो जब जो कठिन सवाल है उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए। हमेशा कठिन सवालों को बाद में करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों के लिए वो सवाल कठिन होगा। लेकिन परीक्षा में हमें सफलता तब मिलती है जब हम कठिन सवालों को भी सही करते हैं, क्योंकि सरल सवाल तो सब कोई कर लेंगे, कठिन सवाल ही कुछ लोग करने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए आपसे हमेशा गुजारिश रहेगी कि हम जब भी सफल होते हैं तो सफलता हमें तभी मिलती है जब हम बहुत सारे प्रश्नों को कर सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है, बच्चे रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखते होंगे। तो हम सरल सरल सवाल करके एग्जाम में जाएंगे और कठिन कठिन सवाल से हम डरेंगे तो सफलता हमें आसानी से नहीं मिलेगी। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए जो कठिन सवाल है उसे भी बार बार लगाएं। परीक्षा में सबसे पहले तरीका होता है सरल सवालों को बनाइए, फिर मध्यम सवालों को बनाइए, फिर कठिन सवालों को बनाइए। कठिन सवालों को इस तरह से बनाइए कि पहले कम समय में सरल को बना लीजिए, फिर मध्यम को बनाइए, और समय बच जाए तो कठिन पे ज्यादा से ज्यादा दीजिए, और कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। और कठिन सवाल आपके बन गए और सही हो गए तो इसका मतलब है कि आपकी सफलता सुनिश्चित एकदम है, तय ही है कि आप सफल होंगे ही होंगे। तो आपको से रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप कठिन सवालों को ना छोड़ के आए, डरे नहीं। वो सवाल कठिन नहीं है, बेसिक पे आधारित हुआ करता है। बस डराने के लिए आपको इस तरह से तैयार किया जाता है कि आपको पहली बार में ही डर जाएंगे, इसलिए आपके अंदर से किसी भी तरीका का वो भय नहीं आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि व्हाट इज द करेक्ट करेक्ट इक्विवेलेंट व्हाट इज द करेक्ट इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ एम्पेयर। अब पूछ रहा है कि एम्पेयर, एम्पेयर मतलब आई, आई फॉर करेंट। तो करेंट का यूनिट क्या होगा? पहला लिखा हुआ है कूलम पर सेकेंड, कूलम पर वोल्ट, चार्ज पर यूनिट पर सेकेंड, लिखा हुआ है चार्ज पर यूनिट मीटर। हमको मालूम है कि आई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टी का यूनिट होता है सेकेंड, इसलिए इस यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड। जो ऑप्शन हमें दिखाई देगा वही करेक्ट होगा। तो कूलम पर सेकेंड। ऐसे ऐसे सवालों में हमें समय नहीं लगाना है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर सॉल्व करते चले जाना है। जो कठिन सवाल है उस पर ध्यान देना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय अ बल्ब व्हेन इट इज अप्लाइड बाय अ 220 वोल्ट एंड करंट फ्लो थ्रू इट इज अ 2.2 एम्पेयर। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए पहले हमें लिख देना है कि क्या क्या गिवन दिया हुआ है। वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 2.2 एम्पियर, और निकालने के लिए क्या बोल रहा है? पावर। तो पावर इक्वल्स टू मालूम है हमें V इंटू आई होती है। V की वैल्यू कितनी है? 220। करंट की वैल्यू कितनी हुई है? 2.2, मतलब कितना हो गया? 484। इसका मतलब है जहाँ दिया हुआ होगा, मतलब क्या हो गया आपको? 484 वोट। इसका मतलब है हम 484 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.484 किलो वाट। हमने क्या कर दिया है? 1000 से डिवाइड कर दिया है। क्यों डिवाइड कर दिया है? क्योंकि ये दिया हुआ है वॉट में, हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलो वॉट में। तो वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 से जैसे ही हमने डिवाइड किया उसकी वैल्यू कितने में आ गई है? 0.484 में। इसका मतलब क्या हो गया? उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0.484 किलो वाट। ऑप्शन कौन सी है? डी। इसका मतलब है आपका डी नंबर आंसर ऑप्शन जो है सही हो गया। आगे दे रहा है विच टाइप ऑफ मटेरियल हैज अ हाई रेसिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी। अब देख लीजिए इसका ऑप्शन में तो डायरेक्ट दिखना रहे तो आप मार दोगे टंगस्टन, लेकिन कैसे निकालते हैं आपको तरीका बताता हूँ। कॉपर क्या है?
उसके बाद क्या है, सबसे पहले क्या है गोल्ड, अगेन क्या है कॉपर, फिर क्या है एल्युमिनियम, अगेन क्या है टंगस्टन। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी हो गई, गोल्ड की। किसकी सबसे ज्यादा हो गई, गोल्ड की। अगेन किसकी हो गई, कॉपर की। अगेन किसकी हो गई, एल्युमिनियम की। अगेन किसकी हो गई, टंगस्टन की। इसका मतलब है कंडक्टिविटी किसकी हो गई, ये इंक्रीज। सबसे पहले क्या है, सबसे ज्यादा किसकी है, गोल्ड, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन। यह है कंडक्टिविटी। लेकिन रेसिस्टिविटी बोले तो कैसा आएगा, इस टाइप में। सबसे कम किसका, गोल्ड का। अगेन किसका, कॉपर का। अगेन किसका, एल्युमिनियम का। अगेन किसका, टंगस्टन का। मतलब हम रेसिस्टिविटी की बात बोले तो रेसिस्टिविटी सबसे कम किसकी होती है, गोल्ड की। अगेन किसकी होती है, कॉपर की। अगेन किसकी होती है, एल्युमिनियम की। फिर किसकी होती है, टंगस्टन की। इसका मतलब है कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का मतलब हम क्या समझते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब होता है जो कंडक्शन में हेल्प करे, और रेसिस्टिविटी का मतलब होता है जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करे, जो करंट को के फ्लो में हेल्प ना करे। तो दिया हुआ है कि बहुत सारे मटेरियल्स है, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम और टंगस्टन क्या है, हमारा मटेरियल्स है। और हमें मालूम है कि कंडक्टर हमेशा किससे फ्लो करता है, करंट हमेशा किससे फ्लो करता है, कंडक्टर से फ्लो करता है। कंडक्टर से फ्लो करता है तो कंडक्टर किससे बनते हैं, मटेरियल से मिलकर बनते हैं, बहुत सारे मटेरियल। वो कैसा होता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है। तो जब हमें ऐसा कंडक्टर चाहिए जिसमें कंडक्टिविटी हाई है, इसका मतलब है करंट इजिली पास हो रहा है। कंडक्टिविटी हाई होने का मतलब है करंट को अपोज करने वाला कोई भी नहीं है। करंट को जब अपोज नहीं कर रहा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। लेकिन जब उसे कोई रोक रहा है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, लो है, और रेसिस्टिविटी आपकी हाई हो गई। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, इसका आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो टोल टैक्स क्या करता है। तो जब टोल टैक्स आया करता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर गाड़ी को स्लो करते हैं, टोल देते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। तो वैसे ही यदि टोल टैक्स ना रहे तो हमारी गाड़ी की कोई भी लगाम नहीं रहेगी, तेजी से हम चलते चले जाएंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि टोल टैक्स क्या है, हमारी स्पीड को रोकता है, लगाम लगाता है। वैसे कंडक्टिविटी यदि लो रहती है तो करंट स्मूथली पास होता है कंडक्टर से, एकदम आराम से चले जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब उसकी कंडक्टिविटी लो रहती है, उसको अपोज करने वाला कोई रहता है, तो क्या होता है, जब अपोज करने वाला रहता है तो वो आसानी से नहीं पास होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि दो टाइप के होते हैं, एक विधानसभा, एक होता है लोकसभा, और दूसरा का क्या होता है, राज्यसभा। तो जब भी कोई बिल को पारित करना पड़ता है तो हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करना पड़ता है, तब जाके वो बिल आया करता है। तो 2019 में हमने देखा था कि जो एनडीए गवर्नमेंट है उसकी फुल मेजोरिटी आई थी, लगभग 303 सीटें बीजेपी ने जीत कर आया था, 343 आपको एनडीए ने लेकर आया था। तो कोई भी बिल हो, वो किसान बिल हो या कोई भी बिल हो, वो जो गवर्नमेंट थी एनडीए की, वो इजिली पास कर देती थी, क्योंकि उसे अपोज करने वाला कोई नहीं था। क्योंकि आपके जो अपोजिशन में लोग थे, जो अपोज करने वाले थे, उनकी मात्रा जो बहुत ही कम थी। तो जब भी वो मात्रा कम थी तो जो कुछ भी पास करना रहे वो आसानी से पास हो जाता था। वैसे ही जब हमारे पास कंडक्टिविटी हाई होती है कंडक्टर की, तो उसे अपोज करने वाला कोई नहीं रहता है, और करेंट जो है उस कंडक्टर से बहुत ही आसानी से चला जाता है। और लेकिन जब रेसिस्टिविटी हाई होती है तो करंट को वो आसानी से नहीं पास करने देता है, उसे समय लगाता है, उसे रोकता है, फिर जाकर के उसे पास करने देता है। जैसे जब हमारे पास में अपोजिशन में हमारे पास में मेजोरिटी होती है तो हम क्या करते हैं, बिल को देखते हैं, बिल में देखते हैं कि क्या गड़बड़िया है, क्या सुधारा जा सकता है, इसमें क्या सुधार लाया जा सकता है, जिससे कि लोगों किस में और भी लोगों को अच्छा चीजें मिले। वो तभी पॉसिबल है जब ऑपोजिशन स्ट्रांग हो। लेकिन जब हमारे पास ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, ऑपोजिशन में लोग बात उठाने वाले नहीं रहेंगे, हम उन्हें जब कमजोर कर देंगे तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट है, जिसकी गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट है, जो चला रही है सरकार में,
वो कोई भी बिल को करंट की तरह पास कर देगी, और जो वो चीजें जब इजिली पास हो जाएगी तो जब पारित हो जाती है तो फिर उसे हमें भोगना पड़ता है। तो वैसे ही ये मटेरियल का भी सिद्धांत है कि जो भी मटेरियल है वो क्या होता है, यदि हाई रेसिस्टिविटी है तो वो करंट को रोकने के लिए बोलता है कि भाई रुको, हम तुम्हें चेक करेंगे, तुम्हें देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद तुमके बारे में बताएंगे। लेकिन जब उसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू ही कम है तो इजीली करंट पास हो जाएगा। करंट कंडक्टर को कुछ समझेगा नहीं, कहेगा कि यार मेरे पास में तो इतनी ताकत है कि तुम्हें क्या मालूम है। इसलिए ये रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी हमारे लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही है, और दो पार्टी है, जैसे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी है, वैसे ही ये दोनों के बीच का मतलब संबंध है। आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द ऑल इंसुलेटिंग मटेरियल हैव अ, इस पे डायरेक्ट हम याद कर लेंगे द नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उसके टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होते हैं, जितने भी आपको इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उसके टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स कैसे होते हैं, वो आपके निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हुआ करते हैं। आगे हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करें। देखिए आगे क्या क्वेश्चंस है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब पूछ रहा है इसमें से कौन जो है इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करता है। तो हमने बताया था ना कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, और P इक्वल्स टू क्या होता है, वॉट होता है। ऑप्शन में हम देख लेंगे कि कौन सा आंसर ऑप्शन में मैच करता है। एक होता है, इसको देखिए तो वोल्ट एम्पेयर, यहाँ पर भी है वोल्ट एम्पेयर, तो हम देखो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर भी आपको हो रहा है, मैच कर रहा है, क्योंकि ये किसका है, आपको एनर्जी का है, देख रहे हैं ना। तो आपको बी ऑप्शन डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया है। अब आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर ये, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विच इज कांस्टेंट कंपोनेंट्स व्हेन वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन अ कंडक्टर। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि V इक्वल्स टू आर इंटू आई होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये कांस्टेंट कंपोनेंट्स है वो क्या है। तो ये जो कांस्टेंट R है वो क्या है, आपका रेसिस्टेंस है। इसलिए ऑप्शन में हम देखेंगे कि आपका कांस्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, आपका कंडक्टेंस है, रेसिस्टेंस है, इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि रेसिस्टेंस आपका यहाँ पर आपका कंपोनेंट कांस्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन इन ए कंडक्टर, कंडक्टर है, इसलिए आपको हमेशा रेसिस्टेंस लगाना है। यदि कंडक्टर नहीं लिया रहता तब आपको इंडक्टर और कैपेसिटर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया है कंडक्टर। तो क्वेश्चंस को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ तीनों के लिए फॉलो होता है, कैपेसिटर के लिए भी, इंडक्टर के लिए भी, और साथ ही साथ आपको रेसिस्टर के लिए भी। तो ओम्स लॉ जब तीनों के लिए तीनों को फॉलो करता है तो हमें पढ़ना है कि किसको बोल रहा है। हमसे जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है थ्रू अ कंडक्टर ओम्स लॉ, इसका मतलब रेसिस्टर को बोल रहा है। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल में चला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चला जाता है, तो वहां क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन का मतलब बदल जाता। वो क्वेश्चन होता है इंडक्टेंस के लिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आ जाता तो उस समय ओम्स लॉ किसके लिए आ जाता, आपको कैपेसिटेंस के लिए आता है। तो तीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब कंडक्टर रहे तो आपको रेसिस्टेंस रखना है, जब आपको मैग्नेटिक मटेरियल रहे तो आपको इंडक्टेंस याद रखना है, जब इलेक्ट्रिक मटेरियल रहे, इलेक्ट्रिक मतलब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, तो वहां क्या रखना है, आपको कैपेसिटेंस को याद रखना है। इसलिए आपने डायरेक्ट यहाँ पर रेसिस्टेंस को आपने लगा लिया है। हमेशा ये आपको याद रखना है कि तीनों ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, रेसिस्टेंस भी आपको ओम्स लॉ को फॉलो करता है, कंडक्टेंस भी आपको ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और इंडक्टेंस भी आपको फॉलो करते हैं। लेकिन क्वेश्चन को सावधानी से हमको यही पढ़ना है। यदि कंडक्टर दिया हुआ है तो रेसिस्टेंस, यदि दिया हुआ है क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब है क्या, आपका इंडक्टेंस, यदि दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस। तो सवाल आप समझ गए होंगे। सवाल आपको एक ही हो सकता है, मतलब आपको बदल सकते हैं। तो क्वेश्चन को आपको पकड़ने हैं कि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। आगे का क्वेश्चन लिख रहा, विच इज डिफाइंड एज द चार्ज चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ कंडक्टर। लिखा हुआ चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, dq/dt। समझ में आ रहा है? dq/dt का मतलब वो क्या होता है, चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब चार्ज में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ में। तब ऐसा होता है तो हमारा क्या देता है, करेंट। तो करेंट को डिफाइन क्या करते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ करेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है कि टाइम जिस रेट से चार्ज में बदलाव आ रहा है, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब जिस रेट से चार्ज में बदलाव आ रहा है, इसके रेट से, टाइम के रेट से। इसका मतलब यही हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू, इज कॉल्ड एज अ करेंट। इसलिए लिखा हुआ है चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ करेंट। तो यहाँ जो भी ऑप्शन दिखाई देगा वो आंसर है। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, गलत है आपका ऑप्शन। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक वोल्टेज, गलत है। आगे देखिए आप यहाँ पर, ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हुआ और ये डी आपका रॉन्ग हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन। आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंज्यूमर है 5 लैम्प ऑफ 40 वॉट्स। कितना लैंप है, पढ़ लीजिएगा, आगे एग्जाम में ऐसे पढ़ जाते हैं। 5 कितने, 5 कितने वाट का, 40 का। मतलब 1 2 3 4 और 5। यहाँ लिख दीजिएगा एग्जाम में 40 40 40 40 40। मतलब 5 लैंप है 40 वाट का और 2 फैन है। इसका मतलब है 2 फैन है यहाँ पर, कितने वाट का, 300 वाट का। एक कंज्यूमर है जिसके पास में 5 बल्ब है और 2 पंखे हैं। जो 5 बल्ब है आपके वो 40 वाट के हैं, और 2 बल्ब जो है, जो 5 बल्ब है वो 40 वाट के हैं, और जो 2 फैन है वो कितने, 300 वाट के हैं। और इसे कितना देर तक यूज किया गया है, 5 आवर पर डे। ये लिख रहा है कि हर एक दिन, हर दिन आप कितने घंटे यूज करते हैं इसे, 5 घंटे। इसका मतलब है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में 5 घंटे 5 बल्ब और 2 फैन का वो यूज करता है। ये क्वेश्चन दर्शा रहा है कि एक आदमी है जो 5 बल्ब और 2 फैन को लगभग, जो 24 घंटे होते हैं दिन और रात मिला करके, उसमें से 5 घंटे इसका इस्तेमाल करता है। तो हम 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि एक बल्ब कितना का है, 40 वाट का, 2 कितना है, 40 का है, 3 कितना है, 40 है, 4 कितना है, 40 है, 5 कितना है, 40 है। इसलिए हमने 40 इंटू 5 कर दिया है, क्योंकि 5 बल्ब है इसलिए 5 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक का कितना है 40, इसलिए 5 का कितना हो गया, 40 इंटू 5। फिर क्या है, एक फैन कितना का है, 300 वाट का, इसलिए ये 2 है तो कितना हो गया, 300 इंटू 2। मतलब 200 प्लस 600 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 800 आपको वाट। कितना वाट हो गया यहाँ पर, 800 वाट आपको दोनों मिला करके, फैन और बल्ब मिला करके हो गए। दिन भर कितना चलता है, 5 घंटे। कितना देर चल रहा है, 5 घंटे, ये दिन और रात मिला कर हो गया। तो 5 इंटू 8 कितना हो गया, 4000। समझ में आ रहा है, ये क्या होगा, वाट आवर। अब इसको किलो वाट में करें, सही है, यहाँ पर 800 वाट हुआ। अब हमें कितना देना है, 5 आवर एवरी डे। तो ये कितना हो गया, 4000 आया ना, 4000 आ गया। आपको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन से लिखा हुआ है, इन अ मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये बोल रहा है कि एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा इन अ मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, आपको याद होगा 30 दिनों का अप्रैल का महीना होता है। तो आप यहाँ पर क्या करो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको आ गया 12000। अब इसको हम किलोवाट में कर दिए, तो इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, ये कितना हो गया, 120 किलोवाट आवर। तो 20 किलोवाट आवर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन में प्रश्न है कि एक आदमी है जिसका घर जहां वह रहता है, जिस घर में रहता है, 5 बल्ब का वो यूज करता है और 2 फैन का यूज करता है। 24 घंटे का दिन और रात होता है, जिसमें 5 घंटे वो 5 बल्ब और 2 फैन का वो यूज करता है। तो जब वो 5 बल्ब और 2 फैन का यूज कर रहा है, तो एक दिन में जो उसको जो बिजली बिल आ रही है वो आ रही है आपको 4000 किलोवाट आवर। 4000 किलोवाट आवर एक दिन में बिजली बिल आ रही है। क्योंकि एक बल्ब की जो रेटिंग है वो कितना है, 40 वाट है, इसलिए 5 बल्ब है तो कितना हो गया, 200 वाट। एक फैन का जो रेटिंग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 300 वाट दिया हुआ है, तो 2 आपको फैन है, कितना हो गया, 600 वाट। तो 200 प्लस 600 कितने हो गए, 800 वाट। तो टोटल जो उसके पास में लोड है, टोटल जो अप्लीकेंसेस है उसके घर में, वो कितने वाट के हैं, 800 वाट के हैं। टोटल घर में जो लोड उसने यूज कर रहे हैं वो कितने वाट के, 800 वाट के यूज कर रहा है वो। तो 800 वाट का वो यूज कर रहा है। जब एक दिन उसने यूज किया और कितना देर चलाया है, 5 घंटे, तो उसने कितना बिजली बिल गिराया, उसने 8000 किलोवाट आवर एनर्जी को उसने 4000 किलोवाट आवर एनर्जी को उसने कंज्यूम किया है। क्वेश्चन है कि पूरे अप्रैल महीने में उसने कितना एनर्जी को कंज्यूम किया होगा। तो पूरे अप्रैल महीने मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। इसलिए हमने क्या किया, 30 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया। जब हमने 30 से इसे मल्टीप्लाई किया तो आया कितना, 12000 वाट आवर। जब 12000 वाट आवर आया तो इससे हमने क्या कर लिया है, 1000 से डिवाइड कर दिया। जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो वाट किस में कन्वर्ट हो जाता है, किलो वाट में। तो उत्तर कितना आया, 120 किलो वाट आवर। आपको पूरी तरह से इसे समझ में आ गया होगा, एक एक चीजें मैंने समझा दिया। आगे लिखिए, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, द 20 मीटर लेंथ ऑफ केबल हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर एंड रेसिस्टेंस 40 ओम। तो फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ ए केबल। बोल रहा है कि कंडक्टिविटी क्या होगी केबल की, उसे निकालना है। कितना दिया हुआ है, लेंथ कितना है 20 मीटर, एरिया कितना दिया हुआ है 1 mm स्क्वायर। तो आप देखिए कंडक्टर, आप क्या लिखते हैं, रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो क्या है आपका, रेसिस्टिविटी। एल क्या है आपका, लेंथ ऑफ केबल। ए क्या है आपका, एरिया ऑफ ए केबल। तो हमने आर की वैल्यू कितनी ली है, हमने 4। देखिए यहां से 4, एल कितना है आपका 20 मीटर, और आपको 1 mm, तो 1 mm मिलीमीटर स्क्वायर। तो mm का मतलब क्या हो गया, मिलीमीटर स्क्वायर। तो एक हो गया mm स्क्वायर, मतलब एरिया में 1 इंटू 10⁻³ होता है, तो ये क्या हो गया, -6 स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसने लिख दिया है 1 इंटू 10⁻⁶। तो रो को कितना हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2। इसलिए रो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10⁻⁻। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। इनवर्सली रिलेशन होता है, इसलिए 2 इंटू 10⁻⁻6, इसलिए 10⁻⁻6 अपॉन 2। ऑप्शन देखा जाए हम लोग किसमें क्या है, इसकी ऑप्शन आएगी आपको 5 मेगा सीमेंस पर मीटर। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपको ऑप्शन मिल रहा है 5 से, ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्योंकि हम जब इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 10/2 इंटू 10⁵, तो ये कितना आ गया, 5 इंटू 10⁵। ऑप्शन में 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। इसलिए आंसर में आपको क्या आ गया है, 5 इंटू 10⁵ आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कहीं पर भी आपको डाउट हो तो। कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हैं, जहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कतें हो रहे हैं।
आगे क्वेश्चन देखें हम। आगे का देखिए, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन शायद बी है, आप इसे देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ द पैरेलल रेसिस्टर इन एनी पैरेलल सर्किट इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट देन द टोटल रेसिस्टेंस। देखिए, दो टाइप के रेसिस्टर है, दो तरीके से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो सीरीज में, सीरीज कनेक्शंस, और नहीं तो पैरेलल में। रेसिस्टर है, रेसिस्टर को या तो हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या तो हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमने दो रेसिस्टर लिया है, सपोज हमने दो रेसिस्टर लिया, उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, ये है RA और दूसरा है हमारा RB। जब हमने दो रेसिस्टर को कनेक्ट किया है सीरीज में, तो टोटल जो वैल्यू इसकी आती है वो क्या आ जाती है, RA प्लस RB। डायरेक्टली इसका क्या हो जाता है, सम हो जाता है। लेकिन जब इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसे हम निकालते हैं, तो यहाँ निकालते हैं 1/RT इक्वल्स टू 1/RA प्लस ऑफ 1/RB। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाती है। लेकिन जब हम उसी रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हट जाती है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ वन ऑफ द पैरेलल रेसिस्टर इन एनी पैरेलल सर्किट इज रिमूव्ड देन टोटल रेसिस्टेंस। क्वेश्चन समझ में आ गया। सपोज हमारे पास में ये दो पैरेलल रेसिस्टर है और हमने यहाँ एक तीसरा पैरेलल रेसिस्टर को लगा दिया है। मान लो इसका नाम है RA, दूसरा नाम है RB, तीसरे का नाम है R। आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास में दो रेसिस्टर थे, RA और RB, और उसी के पैरेलल में हमने तीसरा रेसिस्टर लगा दिया है। तीसरा रेसिस्टर क्या है हमारे पास में, RC। दिखाई दे रहा है, RA और RB ऑलरेडी थे, RC हमने लगा के रखा था। तो हमने जो बताया कि टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, RA अपॉन RB अपॉन RC। यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। लेकिन हमने कुछ देर के बाद से इस RC को यहाँ से हटा दिया, RC को इस दो पैरेलल रेसिस्टर के बीच से हमने रिमूव कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, R टोटल इज इक्वल्स टू RA प्लस ऑफ RB। पहले हमारे पास में कितने थे, तीन, तीनों कैसे कनेक्टेड थे, पैरेलल में। लेकिन हमने कुछ देर के बाद में ये जो RC है उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और जैसे ही हमने रिमूव किया, हमारे पास क्या बचा है, RA और RB। और जैसे ही RA और RB बचा, इसका मतलब है कि जो टोटल रेसिस्टेंस आ रहा था, उस हटाने के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर टोटल रेसिस्टेंस की संख्या कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ था RA, यह है RB, और यह क्या, RC। 1 2 3, तीन रेसिस्टर है। यहाँ कितना है, 1 और 2। जब तीन रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है और तीनों का हमने वैल्यू लिया है, इन्वर्सली कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है जो भी वैल्यू इसकी आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी इसके रिस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी इससे। इसका मतलब है क्या हो गया, इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज। डबल तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन गलत। डिक्रीज भी नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, रिमेन्स सेम भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो गया, इंक्रीज। आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। हमारे कहने का एक ही तात्पर्य है कि तीन रजिस्टर है, तीन रजिस्टर की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू RA, दूसरी की वैल्यू है RB, तीसरी वैल्यू है RC। तीनों को हमने पहले पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद कुछ देर के बाद में RC को वहां से रिमूव कर दिए। जब RC को रिमूव कर दिया तो बचा क्या, RA और RB। और RA और RB को जो कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू जो है, तीनों को कनेक्ट जब किए थे उससे क्या आ गई है हमारी, ज्यादा। इसलिए जो आंसर दिखाई दे रहा, क्या दे रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, इंक्रीज कर गई है। इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है।
क्या हो जा रहा है आपका, बढ़ जा रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा, जूल हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजरेबल ऑन। क्वेश्चन को देखिए क्या लिख रहा है, जूल हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजरेबल ऑन। किसके लिए है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर और ट्रांसफार्मर। इसका डायरेक्ट आंसर होगा आंसर बी। इलेक्ट्रिक हीटर के लिए जूल हीटिंग इफेक्ट जो है कारीगर होते हैं। तो ऑप्शन आप याद करके चले जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर पे जब भी कभी रिपीट करे तो आपको देना है आंसर में, तो जूल हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजरेबल ऑन इलेक्ट्रिक हीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं, तीन ठो कैपेसिटर है, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। ये ए है, ये बी है और ये, इसकी वैल्यू है सी है, इसकी वैल्यू है सी और इसकी वैल्यू क्या है, सी सी। तीन कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है कनेक्टेड। तीनों की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 10 माइक्रोफराड। दिखाई दे रहा है। देन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की इसकी वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। तो हमें बताया कि जब ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इसकी वैल्यू सी टोटल की वैल्यू होती है 1/C A, 1/CB, 1/, ये जस्ट उल्टा होता है रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे तीनों यदि रेसिस्टेंस का केस रहता, तो रेसिस्टेंस के केस में ये सपोज RA है, ये सपोज RB है और ये सपोज RC है, तो R टोटल क्या हो जाता है हमारा, RA प्लस ऑफ RB प्लस ऑफ RC। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, CA, CB और CB, मतलब कैपेसिटेंस A, कैपेसिटेंस B और कैपेसिटेंस C कैसे कनेक्टेड है आपको, सीरीज में। तो जब कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका इन्वर्सली होता है ऑन 1/CA 1/CB प्लस 1/, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो आपने जो कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/10। तो C टोटल इज इक्वल्स टू 10/3 इक्वल टू 3.3 माइक्रो फैराड। 3.33 माइक्रो फैराड इसकी आंसर आ गई। आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। यहाँ पर कोई क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। देखिए परीक्षा में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। परीक्षा जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वो बहुत ही टफ एग्जामिनेशन नहीं होता है। उसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती है। वो पहला जो मायने रखती है वो आपका स्पीड, दूसरी जो मायने रखती है वो आपकी एक्यूरेसी। जैसे लोग बोलते हैं कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों हमेशा चलते नहीं है। जब आपकी स्पीड ज़्यादा होगा तो आपकी एक्यूरेसी कम होगी, जब एक्यूरेसी ज़्यादा होगा तो आपका स्पीड कम होगा। ये जनरली लोग बोलते हैं, लेकिन जब भी वन डे एग्जाम हो तो लेकिन दोनों को रखना पड़ता है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है जो क्वेश्चंस दिए गए हैं क्या निकालना है, क्या गिवन है, उसको आराम से पढ़ना। तो हम एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो दिया गया है और जो निकालना है उसी को ध्यान से हम नहीं पढ़ते हैं। कभी कभी हमें यूनिट, जैसे मान लीजिए कि हमें करंट दिया है तो मिली एम्पियर में दे सकता है, वोल्टेज मिली वोल्ट में दे सकता है, चार्ज हमको मिली कुलम में दे सकता है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, कुलम वोल्ट एम्पियर, क्योंकि हमें हैबिट हो जाती है क्वेश्चन पढ़ते हुए वोल्ट, आपको वोल्ट वोल्ट में पढ़ रहे हैं, कुलम में पढ़ रहे हैं, एम्पियर में पढ़ रहे हैं, तो हम ध्यान से ही नहीं देखते कि मिली वोल्ट लिखा हुआ है कि मिली कुलम लिखा हुआ है कि कुलम लिखा हुआ है। तो पहला हमारे से जो गलती होती है यहीं पर रॉन्ग होता है। सेकेंड, हम एक क्वेश्चन में रॉन्ग होता है कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं, सपोज हम 3 लिखा हुआ है तो हम 2 को कैलकुलेट करके आ गए, 4 लिखा हुआ है तो 3 को कैलकुलेट करके आ गए, 5 लिखा हुआ है तो 4 को कैलकुलेट करके आ गए। तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो कितना वैल्यू दिया हुआ है। सपोज 3 कैपेसिटर लिखा हुआ है तो 3 को हम कैलकुलेट करेंगे, 2 कैपेसिटर लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे, 4 लिखा हुआ है तो 4 लिखेंगे। जितनी वैल्यू गिवन लिखी है पहले हमें उसे दे रख देंगे। ये अगेन स्पीड का मतलब होता है कि हम प्रैक्टिस से स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन जो डेटा है उसको लिखिए और जो कैलकुलेट करना है उसको साइड में रख दीजिए, और गिवन और जो निकालना है तुरंत आप उसको करेंगे तो आप तुरंत आ जाएगा, क्योंकि आपके पास गिवन दिया हुआ है और निकालने वाला आपसे पूछेगा। तो
आपका एट इंस्टेंट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं क्वेश्चन पूछते हैं, बस थोड़ी-सी क्या होता है कि आपको बेसिक की नीड होती है। बेसिक मतलब आपको वोल्टेज के बारे में मालूम होना चाहिए, करंट के बारे में मालूम होना चाहिए, वोल्टेज की यूनिट मालूम होनी चाहिए, करंट की यूनिट मालूम होना चाहिए। वोल्टेज और करंट मल्टीप्लाई होता है करते हैं तो पावर आता है, उसका यूनिट मालूम होना चाहिए। पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी होता है, उसे मालूम होना चाहिए। लोड क्या होता है, उसे मालूम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बेसिक जब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होती है तो हमें वहाँ पर कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होता है। हमें यूनिट सबकी मालूम होनी चाहिए, जो एसआई यूनिट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एसआई यूनिट पे बेस्ड होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस है जिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए परीक्षा में आप देखते होंगे कि परीक्षा बहुत ही टफ नहीं हुआ करते। परीक्षा बस आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के ध्यान में रखा जाता है और आपकी एग्जामिनेशन में देखी जा रही है आपकी कंसंट्रेशन। बहुत बार क्या होता है कि हम आराम से सो के जाते नहीं हैं, नींद हमारी पूरी हुई नहीं है, कंसंट्रेशन अच्छे से बन नहीं रहा है, तो क्या होता है कि हम पूरे अच्छे से पेपर को पढ़ नहीं पाते हैं और इजी क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व बिना बहुत ही ईजिली मिस्टेक किए, माइनर मिस्टेक किए छोड़ के चले आते हैं। एग्ज़ाम में आपको मालूम होगा कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले नींद तो किसी को आती नहीं है और जब नींद नहीं आती है तो हम किसके क्या, क्योंकि टेंशन रहती है कल क्या होगा, नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। बहुत सारे थॉट्स माइंड में चलते रहते हैं और ये सबके लिए स्वाभाविक है। तो कैलकुलेशंस बहुत है क्योंकि हमारी जो प्रीवियस प्रैक्टिस है उस पे डिपेंड करता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं तो एग्ज़ामिनेशन में भी रहता है कि हम अच्छा करेंगे। बस ये है कि हम थोड़ा अच्छे से ध्यान से जाएँ। अभी गेट का एग्ज़ाम होने वाला है। गेट के एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही अच्छे-अच्छे बच्चे बैठेंगे एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। बहुत सारे बच्चे ने 2-2 साल से तैयारी किया होगा, 3-3 साल से टॉप 100 लाने के लिए तैयारी किया होगा। लेकिन उन बहुत अच्छे रैंक लाते होंगे, लेकिन एग्ज़ामिनेशन में उनके साथ क्या है कि उस दिन उन्हें 1 दिन पहले नींद नहीं आएगी, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होंगे और उनकी रैंक पीछे चली जाएगी। रैंक पीछे चले जाएँगे, अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, अच्छी कंपनियाँ नहीं मिलेगी, पीएसयूज़ नहीं मिलेंगे, ये सारे होते हैं, बस 1 दिन का खेल है। तो 1 दिन हम कैसे मैनेज करते हैं एग्ज़ामिनेशन से रात के पहले? सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि रात एग्ज़ामिनेशन के 1 दिन पहले की रात आपके जीवन की रात होती है, क्योंकि आपका वही रात डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन और ना सिलेक्शन। तैयारी तो लगभग कॉम्पिटिशन तो 2000-3000 बच्चों के बीच होती है। जिसने उस रात में बहुत आराम से जाकर के सोया, आराम किया, माइंड को कूल रखा, हँसा बोला और जाके एग्ज़ामिनेशन दिया, उसकी सिलेक्शन है। जिसने थोड़ी-सी भी टेंशन ली, उस दिन उसे नींद नहीं आया, बिना सोए चला गया, पूरा 1 साल उसकी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि वो एग्ज़ामिनेशन के 1 दिन पहले की रात आपका निर्णय पूरी तरह से कर देती है कि आप कैसा परीक्षा में आपका परिणाम होने वाला है। तो हमेशा एग्ज़ामिनेशन कूल की चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा होता है जनरली कि जब हम बहुत तैयारी करते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन थॉट्स क्रिएट होता है कि कल क्या होगा? कल पता नहीं कैसा प्रश्न जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर में एक थॉट्स होता है कि 100 आ जाएगा रैंक, तो हमें ये पीएसयू मिलेंगे, इतने दिनों के बाद में इतनी सैलरी मिलने लगेगी। फिर हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें चलने लगते हैं, जिस कारण से रात में हमें उस 1 दिन पहले नींद नहीं आती है। क्योंकि हमें खुशी होती है कि कल एग्ज़ामिनेशन है, 1 साल के प्रिपरेशन हमने किया है। 1 साल के प्रिपरेशन में कल एग्ज़ामिनेशन अच्छी चली जाएगी तो शायद अच्छा जॉब मिल जाए, तो फिर आगे का लाइफ़ स्ट्रगल ना करना पड़े। क्योंकि साल में 1 बार जब एग्ज़ामिनेशन आती है और 1 साल से प्रिपरेशन होती है तो स्वाभाविक है कि हमें थोड़ी तो डर लगी रहेगी कि 1 साल पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, कितने बच्चे हैं, कैसा एग्ज़ामिनेशन जाएगा, नहीं जाएगा। स्वाभाविक है, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कल कल पे है कि कल क्या होगा एग्ज़ामिनेशन में। बहुत अच्छी तैयारी है, हो सकता है फ़ॉर्मूला ना याद आए। बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत हो सकता है कि क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग ना आया। तो कल के बारे में क्या सोचना है हमें? आज आराम से सोचते हैं, एग्ज़ामिनेशन में यदि क्वेश्चन यदि 20 ही आए तो 20 सॉल्व करके आएँगे, 50 आए तो 50 सॉल्व करके आएँ। पढ़ना हमारा काम था, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ाई किया, सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन को देखा, टेस्ट सीरीज़ दिया, टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस किया। आफ्टर एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज़ हमने देखा कि मेरी क्या परफ़ॉर्मेंस है, क्या स्पीड है, क्या एक्यूरेसी है। इसके बाद हमने एग्ज़ामिनेशन में जाकर के बैठ रहे हैं। तो मेरा यही सारे लोगों से एक गुज़ारिश रहती है कि आप रात एग्ज़ामिनेशन से
एक दिन पहले आराम से सोए, आराम से खाना खाएं, कूल माइंड होकर के जाएं। कल का तो कुछ पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, तो कल एग्जामिनेशन में क्या भय क्या डर। जीवन है तो जीवन तो चलना ही है, जीवन संघर्ष का ही नाम है। बिना संघर्ष के जीवन में कोई कुछ है ही नहीं। महात्मा गांधी ने एक शब्द बोला है, आराम ही हराम है। इसलिए उन्होंने नहीं बोला कि आराम करोगे तो तुम हराम हो जाओगे। उन्होंने कहा कि जीवन में जब भी आप कुछ करते हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, स्ट्रगल आती है, तो आपके पास में जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप कुछ नया करने का कोशिश करते हो। विदाउट चैलेंजिंग यू आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। आप बिना चैलेंज के कुछ भी नया नहीं कर सकते। जिसने संसार में जो भी किया हो, वो थॉमसन को ले लीजिए या बड़े बड़े उद्योगपति को ले लीजिए, या किसी ने भी जो भी किया है वो उन्होंने तभी किया है जब उनके जीवन में कोई परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रही। क्योंकि यदि उनके अनुकूल के अनुसार यदि परिस्थिति रहे तो वो व्यक्ति उतना परिश्रम नहीं करता। तब उसे बाद में समझ में आता है कि जो मैंने किया इसलिए किया क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसा बना के रखा था कि तुम्हें इस संघर्ष अपने लिए नहीं करना है, अपने समाज के लिए करना है। तो जीवन में हमेशा याद आप रखिएगा, जहाज अपने चारों ओर पानी की वजह से नहीं समा जाती है, पानी में डूबने की वजह से अंदर समा जाती है। आप कभी भी जीवन में हार नहीं मानते हैं जब तक से आप अपने आप से हारते नहीं हैं। तो व्यक्ति क्या कहता है, क्या बोलता है, पर फर्क नहीं होना चाहिए। फर्क इतना होना चाहिए कि आपका मन क्या कहता है। इसलिए मैं आगे दोहराना चाहता हूँ, मन के हारे हार है, मन के जीते। मन को जीत लीजिए, मन को विजयी बना लीजिए, आपका जीत सुरक्षित है। आगे क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा है द फ्यूज ऑपरेट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका डायरेक्ट आंसर होगा हीटिंग इफेक्ट। क्या है आंसर इसका? हीटिंग इफेक्ट। द फ्यूज ऑपरेट ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। न्यूट्रल इज अ सर्किट कंडक्टर दैट नॉर्मली कैरी बैक टू द सोर्स। तो क्या करता है, करेंट को आपको करेंट बैक टू द सोर्स। न्यूट्रल इज अ सर्किट कंडक्टर दैट नॉर्मली कैरी करेंट बैक टू द सोर्स। कैसे करता है ये? सपोज आपका 3 वायर आया, इसको हम लोग बोलते हैं आर ए, फेज आर बी और आर सी, ए बी सी। आप यहां से हटा लीजिए, ऐसे आर ए बी, जैसे फेज ए फेज, बी फेज और सी। यहाँ से आपका न्यूट्रल। करेंट ए फेज से कितना आ रहा है? आई ए। फेज बी से कितना आ रहा है? आई बी। फेज सी से कितना आ रहा है? आई सी। और निकल कितना रहा? आई एन। क्या निकालते हैं? आई एन इज इक्वल्स टू आई ए प्लस ऑफ आई बी प्लस ऑफ। आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल करंट आई एन कितने के बराबर होता है? आई ए प्लस आई बी प्लस ऑफ आई सी के बराबर होता है। इसलिए लिखा हुआ है कि न्यूट्रल इज ए सर्किट कंडक्टर दैट नॉर्मली कैरी करेंट, यहाँ क्या ऑप्शन में हो जाएगा? करेंट बैक टू दी सोर्स। आपको यहाँ से मैंने मैथमेटिकली भी बता दिया है। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक स्टोव कंज्यूम 5 मेगा जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम 230 वोल्ट। कितना से? 230 वोल्ट पावर सप्लाई व्हेन टर्न ऑन फॉर 60 मिनट। कितने देर के लिए टर्न ऑन है? 60 मिनट के लिए। फाइंड एप्रोप्रिएट पावर। एनर्जी कितना दिया हुआ है आपको? 5 मेगा जूल। कितनी एनर्जी दी हुई है? 5 मेगा जूल। पूछ रहा है इसका बताइए पावर कितना कितना। फाइंड एप्रोप्रिएट पावर। एप्रोप्रिएट आपको पावर कैलकुलेट करना है। तो E इक्वल्स टू हम P इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो पावर की वैल्यू निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 60 मिनट। और कितना है? ये कितना है? 5 मेगा जूल 10 टू पावर 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर पावर को हमने कर दिया 5 इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन 6। हम इसको क्या कर दे? 60 मिनट्स लिखा हुआ है, तो आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आवर 60 मिनट, एक मिनट बराबर कितना होता है? 60 मिनट बराबर कितना होता है? 1 आवर।
इसको हमने क्या कर दिया है 1 आवर कर दिया। जब हमने 1 आवर किया चलिए इसको फिर से हम लोग बनाते हैं, ध्यान दे करके इसको रफली दे। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक स्टोव 5 मेगा जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम 230 वोल्ट पावर सप्लाई व्हेन टर्न ऑन 60 मिनट। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू E इंटू आई इंटू टी। V की वैल्यू कितनी होगी 230, आई निकालेंगे, T की वैल्यू हो गई 60 मिनट्स, ये हो गई 5 इंटू पावर 6। यदि ये यहाँ पर टाइम है 60 है, आवर बदल देते हैं, 60 से डिवाइड कर लिया तो कितना हो गया 1, तो I इक्वल्स टू हो गया 5 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 230। अब पावर निकालना है, पावर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इंटू आई, 230 तो 5 अपॉन 230, और यहाँ पर यदि हम ये दे दें 8, अप्रोप्रिएट पावर 230 इक्वल टू 5 इंटू 230, यहाँ से कैलकुलेट करें तो अप्रोक्स आपको 100, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द जूल लॉ ऑफ द हीटिंग। तो हमको मालूम है कि H इक्वल्स टू क्या होता है आई स्क्वायर R इंटू टी, इसी को हम क्या कहते हैं जूल लॉ बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन सबका सही है। जूल लॉ कौन दे रहा है आई स्क्वायर R इंटू टी, क्या आपका जूल लॉ। द कंपोनेंट विच ओबे द ओम्स लॉ आर नोन एज रजिस्टर, कैपेसिटर, नॉन ओहमिक कंपोनेंट्स और ओहमिक कंपोनेंट्स। ऑप्शन क्या हो गया आपका डी, क्योंकि रजिस्टर भी आपका क्या है एक ओहमिक कंपोनेंट्स है। रजिस्टर कैसा है आपका ओहमिक कंपोनेंट, और कैपेसिटर भी आपका कैसा है एक ओहमिक कंपोनेंट्स होता है। और इंडक्टर भी आपका कैसा है, इंडक्टर भी आपका ओहमिक कंपोनेंट्स, तीनों आपके क्या है ओहमिक कंपोनेंट। ए और बी दिया है ऑप्शन में, ए ऐसे 5th नंबर यदि डी ऑप्शन रहता है, मान लो यहाँ ई नंबर ऑप्शन ऐसा रहता है ए कॉमा बी, तब आपका ए और बी दोनों सही होता है। लेकिन डी में लिखा ओहमिक कंपोनेंट्स, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन में क्या लगाया है डी। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने डी क्यों लगाया है। आगे लिखा है क्रिचॉफ्स लॉ इज द फर्स्ट लॉ दैट डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ। अब बताइए क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ करंट लॉ क्या बोलता है केसीएल, आपको समझ में आ गया। आइए मान लीजिए ये आई करंट है, ये आई बी है, ये करंट क्या है आईसी है, इधर आई डी है, ये आई ई है, और ये आई बी है। तो क्रिचॉफ्स करंट लॉ बोलता है एट एनी नोड और ए जंक्शन, कोई भी नोड और जंक्शन होता है वहां पर जितना करंट आता है उतना ही करंट वहां से निकलता है, जितना करंट इंटर हुआ उतना ही करंट वहां से क्या हो गया हमारा निकल गया। तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउट गोइंग करंट। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ना तो करंट आपका लॉस हुआ ना तो करंट आपका गेन हुआ। इसका मतलब है कि करंट किससे बनता है चार्ज से बनता है, तो क्योंकि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो किसके नियम को फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि आई यहाँ पर क्या हो गया है कंजर्व हो गया है, और आई इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू बाई टी, और क्यू क्या है हमारा चार्ज। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या हो रहा है चार्ज हमारा क्या हो रहा है कंजर्व हो रहा है, इसलिए हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज ये बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे लिखा हुआ है द फाइनल सेफ गार्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक शॉक कैन बी अरेंज ऑन द पावर सप्लाई साइड of the circuit rather than the appliances itself. The safeguard is called as a, इसको हम क्या कहते हैं, देखिए दिया फेज फॉल्ट डिटेक्शन, इंटरनल फॉल्ट डिटेक्शन, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन और एक्सटर्नल फॉल्ट डिटेक्शन। इसका ऑप्शन हमेशा हम निकालेंगे इंटरनल फॉल्ट डिटेक्शन। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं तो बहुत बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पूरी तरह से आपको बताना पड़ता है कि ये मेमोराइज करके जाना पड़ता है, जिसकी डेटा होती है, जिसको याद करना पड़ता है, जिसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। तब देखते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। न्यूमेरिकल जैसे होता है कि कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू है, उसको चेंज कर रहे हैं, उसकी डेटा दे रहे हैं, ये क्या है, एक न्यूमेरिकल होती है। दूसरी होती है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब एक कंडक्टर है, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक हम एमीटर लेते हैं, वोल्ट मीटर लेते हैं, हम डिफरेंट टाइप को ओम मीटर लेते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, मल्टीमीटर लेते हैं, तो वो क्या वहाँ से प्रैक्टिकल वैल्यू मिलती है। तो हमें कहाँ लेना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस साइड में प्रिकॉशन लेना है, वो सब क्या है, प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें होती है वो डेटा बेस्ड होती है, वो बार बार चेंज नहीं होते। न्यूमेरिकल को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल हम चीज़ें करते हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसको हम हमेशा हमेशा क्या रखते हैं, आपको समझ में आ गया, हमेशा वो फिक्स्ड होता है। इसलिए आप जब भी देखोगे क्वेश्चन जो भी आते हैं थ्योरेटिकली, जो एकदम डेटा बेस्ड होती है, जो चेंज नहीं होती, वो क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। कभी कभी लोग क्या पूछ देंगे कि आप जो यूपीपीसीएल जो आप कर रहे थे केबल की, वो रेटिंग क्या थी, वो किस मापदंड पर उसका पर निर्धारित है। ऐसे ऐसे भी डेटे पूछे जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ का एप्लीकेशन है उसमें। हम जो यहाँ सॉल्व करते हैं वो किताब पे होती है, इसका यूज हम प्रैक्टिकल करते हैं। जो हम जो यहाँ थ्योरी पढ़ते हैं उसका मेन जो एप्लीकेशन है वो आपका रिसर्च में है। लेकिन जो हम वहाँ करते हैं, जो हम ऐसे नॉर्मल सब स्टेशन पे करते हैं या किसी रेलवे में करते हैं, वो क्या है कि रिसर्च के बाद एक डेटा फिक्स होती है, उस डेटा का हम यहाँ पर डायरेक्टली एक इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसका यूज हम यहाँ पर आकर के किया करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको दिखा हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस हमेशा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये भी याद कर लीजिएगा आप कि डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपको फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन आप जब हीटिंग इफेक्ट में जाएंगे तो हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर। करेंट और असिस्टेंस होता है, जबकि डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ना तो ये करेंट पे डिपेंड करता है, ना तो ये रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन है इफ अ पावर ऑफ 100 वाट is being supplied across a potential difference of 200 watt, find the current flow through the circuit। मतलब यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है, पावर की दिया हुआ है कितना, 100 वाट का, वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको, 200 वोल्ट का, और करंट आपसे क्या पूछ रहा है, जा रहा है करंट। तो पावर इक्वल्स टू आप क्या जानते हैं, V इंटू I। तो I इक्वल्स टू आप निकालते हैं P अपॉन अभी, I इक्वल्स टू क्या हो गया, 100 अपॉन 200। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 0.5 एम्पियर। तो जो आंसर यहाँ दिखाई देगा वही करेगा। ऑप्शन नंबर ए में 0.5 एम्पियर है, इसलिए आंसर क्या हो गया, 0.5 एम्पियर, राइट आंसर। अब देखिए लिखा हुआ इफ 100 वाट बल्ब इज ऑन फॉर 10 आवर, कितना वाट का बल्ब है, 100 वाट का, कितने देर के लिए, 10 घंटे के लिए ऑन किया गया। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम की जाएगी यदि 100 वाट को बल्ब को हम 10 घंटे तक जला के रखते हैं। एक बल्ब है, ध्यान से देखिए, इसकी पावर की रेटिंग कितनी दी हुई है, 100 वाट, टाइमिंग इसकी कितनी दी हुई है, 10 घंटे। और आपको हमने बताया है पहले ही कि एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है, P इंटू 100 इंटू 10, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। चलिए कितना आ गया, 1 किलो। एनर्जी आपकी कितनी आ गई, 1 किलोवाट आ गई। कितना एनर्जी कंज्यूम उसने किया है, 1 किलोवाट एनर्जी को कंज्यूम। यहाँ आपको समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि दो बल्ब है,
दिखाई दे रहा होगा। एक की रेटिंग दी हुई है 500 वाट और दूसरे की रेटिंग दी हुई है 200 वाट। कितना वोल्टेज दिया हुआ इसके लिए भी रेटेड 250 वाट वोल्ट, और इसके लिए भी वोल्टेज रेटिंग कितनी दी हुई है 250 वोल्ट। मतलब वोल्टेज हमारा क्या है, सेम है, यहाँ पर जितना है यहाँ पर भी वही है। इसका मतलब है P is different but V is constant। समझ में आया होगा कि P जो है अलग अलग बल्ब के लिए अलग अलग है, लेकिन वोल्टेज जो है हमारा दोनों बल्ब के लिए समान है। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल हैव रेसिस्टेंस रेशियो, रेसिस्टेंस रेशियो क्या होगा बताने के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि P इक्वल्स टू क्या होता है, V² अपॉन R। सपोज ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इक्वेशन 1 दे दिया हमने। यहाँ मान लीजिए P2 है, ये V2² है, ये क्या है R2 है, इसी को हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। आया होगा समझ में। तो P1 अपॉन P2 रखे तो ये क्या हो गया आपको, यहाँ पर ये हो गया V1 का होल स्क्वायर अपॉन R1, यहाँ पर हो गया R2 अपॉन P2 का होल। यहाँ हमने देखा है कि V1 इज इक्वल्स टू क्या है आपका P2 के बराबर है। आपको मैंने बताया था कि वोल्टेज आर सेम बट पावर इज डिफरेंट। तो पावर कितना है, एक में 500, दूसरे में क्या है 200, और ये क्या है R2 अपॉन R1। रेशियो से काटे तो क्या आ गया, R2 अपॉन R1 की वैल्यू आ गई है 5:2। इससे पूछा जा रहा है कि विल हैव अ रेसिस्टेंस रेशियो, मतलब यहाँ पर क्या है R2 अपॉन R1 है, 5:2 है। तो पूछा जा रहा है कि R1 रेशियो R2 की वैल्यू क्या होगी। तो 2:5 हो गया। समझ में आ गया, कितनी होगी 2:5। ऑप्शन नंबर बी। जो R2 अपॉन R1 की वैल्यू 5:2 है, लेकिन R1 अपॉन R2 की कितनी होगी 2:5 होगी। इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है विल हैव अ रेसिस्टेंस रेशियो। समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा इसका, इसलिए हमने आंसर यहाँ पर बी रखा है। आगे देखिए क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। तो कैलकुलेट द टोटल डीसी रेसिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट, calculate the total DC resistance of 100 meter roll of 2.5 millimeter square copper wire if resistivity of a copper at 20 degree Celsius is 1.72 into 10 to power minus 8 मीटर ओम मीटर। क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है। क्या क्या दिया हुआ गिवन देख लेते हैं। लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर, एरिया कितनी दी हुई है 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, रेसिस्टिविटी कितनी दी हुई है 1.72 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम मीटर, और क्या पूछ रहा है आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाता है रो एल बाई ए। आपको मालूम होगा रो की वैल्यू कितना है 1.72 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, एल आपका 100 है और ये 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस। तो आप ये देखिए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1.72 को कितना से 25 से, तो पाएंगे 15 साते 105, 15 छक्का 150, तो 22, 8 यहाँ पर कितना हो गया 8। इसकी आंसर क्या आ गई आपको डी। आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके आंसर डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 0.688 ओम आपकी रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई। आपको समझ में आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इसमें लेंथ ऑफ द रेसिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया हुआ है 100 मीटर, एरिया ऑफ द कंडक्टर दिया हुआ है 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर दिया हुआ है 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। और फॉर्मूला डायरेक्ट होता है इसमें रो इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो की वैल्यू हमने रखा है 1.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, एल की रखा है 100 और एरिया का रखा है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, क्योंकि 1 मिलीमीटर
इक्वल्स टू होता है 10⁻³ मीटर, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6। ये आप ध्यान में रख के जाइएगा, सॉल्व भी बहुत ध्यान से करिएगा, आपको जरूर इसमें आपको आएगी। हमेशा क्वेश्चन आपको मिलीमीटर में आएगा, और जब भी मिलीमीटर होता है तो मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻³ हो जाता है। और मिलीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर है, जो मतलब स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आपको, मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर क्या हो जाता है, मिलीमीटर स्क्वायर। तो मिलीमीटर का कितना होता है 10⁻⁻3, इसका कितना होगा 10⁻⁻3, इसलिए इसकी कितनी वैल्यू हो गई 10⁻⁻6। समझ में आ गया होगा। जब भी मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6 होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है क्या आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे हम फिर सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा, यूनिट होगा कूलम होगा, और तो कुछ नहीं होगा, कूलम ही होगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, एक लिखा हुआ कूलम, तो डायरेक्ट ऐसे ये सब क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। कूलम हो गया। आगे क्वेश्चन दे द यूनिट ऑफ करंट, इस क्या लिखेंगे एम्पियर। आगे देखते हैं द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो हमने बताया था ना, C इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट ER A/D। ये क्या होता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये क्या है, एब्सोल्यूट। D क्या है आपका, डिस्टेंस। A क्या है आपका, एरिया। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया नंबर। देखिए यहाँ क्या लिखा, ऊपर में D है, जबकि यहाँ पर क्या हम मैंने बताया नीचे में D होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर B कैंसिल। यहाँ म्यू है, म्यू तो नहीं होना चाहिए, कैंसिल। यहाँ A/D है, चलिए ये भी कैंसिल। आपको समझ में होगा कि कैसे हमें हटाना है। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट। अब मैं यहाँ रखता हूँ, आगे फिर क्लास में करूँगा।